Hey guys, today we will discuss about the chapter Nationalism in India. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. It also meant a change in people's understanding of who they were and what they defined their identity and sense of belonging. New symbols and icons, new song and idea forged new links and redefined the boundaries of communities. In most countries, the making of this new national identity was a long process. How did this consciousness emerge in India? So बात करेंगे हम नेशनलिज्म की यार. सबसे पहले बात करते हैं नेशनलिज्म होता क्या है. नेशनलिज्म ये है कि अपने देश से प्रेम करना, ठीक है. सेंस ऑफ लॉयल्टी, ठीक है. सेंस ऑफ अफेक्शन. तो नेशनलिज्म का मतलब नेशनलिज्म कई टाइप का होता है. एक हिटलर का नेशनलिज्म है और एक भगत सिंह जी का नेशनलिज्म है. दोनों में अंतर है. भगत सिंह जी वो जो थे वो शहीद हो गए देश के लिए. बट हिटलर का क्या था, उसने दूसरे लोगों को ब्रूटल किलिंग करी, ठीक है. तो है नेशनलिज्म ही अपने देश से प्रेम करना. बट दोनों नेशनलिज्म में अंतर है. कभी कभी ये उग्र हो सकता है और कभी शांत भी हो सकता है. बट कुल मिला के अपने देश से प्रेम करना है. अब यहाँ बात हो रही है मॉडर्न नेशनलिज्म की. यूरोप में केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नोशन स्टेट. इट ऑल्सो मीन अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग हु दे वर. उनके उन्होंने ये नेशनलिज्म जो था उससे एहसास कराया कि आप लोग हो कौन, ठीक है. एंड व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग. इसलिए ये नेशनलिज्म ये भी एहसास कराता था कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कौन कौन लोग हैं, ठीक है. न्यू सिंबल्स आइकन, इसमें प्रतीक चिन्हों का भी बहुत ज्यादा महत्व है. न्यू सॉन्ग एंड आइडियाज, सॉन्ग्स का भी महत्व है, ठीक है. गीतों का महत्व है और उनके आइडियाज का महत्व है. फोर न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटी. और इसने रीडिफाइन किया बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटी के, ठीक है. विभिन्न समुदायों की भावनाओं को क्या करा इसने, इन बाउंड्रीज को इसने रीडिफाइन किया, जिससे उनके अंदर सेंस ऑफ नेशनलिज्म आया. इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है. ये कोई एक दिन का काम नहीं है. इस आइडेंटिटी को डेवलप होने में बहुत समय लगा हुआ है. तो नेशनल बहुत सारे देशों में नेशनलिज्म की भावना परखने बहुत साल लगे. सो हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया. अब हम बात करेंगे इंडिया में कैसे आई ये जागरूकता, ठीक है. सो इन इंडिया एंड एज इन मैनी अदर कॉलोनीज, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ठीक है. एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के कारण क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म का हुआ इंडिया में, ठीक है. पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म, ठीक है. लोगों ने स्टार्ट किया खोजना एकता की भावना को, प्रोसेस को. इस स्ट्रगल के दौरान जब हम संघर्ष करते हैं तो कोई ना कोई, अब जैसे हम एग्जांपल के तौर पर कहीं मैनेजमेंट है, कोई फैक्ट्री है, वहां के एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं या कोई उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. तो उनमें क्या होगा, स्ट्रगल के दौरान में एकता की भावना आ जाएगी, सेंस ऑफ यूनिटी आ जाएगा. तो यही भाई यहाँ भी इंडिया में भी यही हुआ. ब्रिटिश कॉलोनीज है, ठीक है. अब लोगों के अंदर उनके खिलाफ गुस्सा है तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल के दौरान उनके अंदर क्या आ रहा है, यूनिटी की भावना आ रही है, ठीक है. कॉलोनियलिज्म के खिलाफ ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं. अब बात करते हैं कॉलोनियलिज्म होता क्या है. जैसे इंडिया है, ब्रिटेन का आपको पता है कि ब्रिटेन के बारे में एक कहावत है कि ब्रिटेन ने जो है अभी सूरज छिपता हुआ नहीं देखा. मतलब उनका देश, उनका राज्य इतने देशों में था कि अगर एक जगह अंधेरा होता था दूसरी जगह सूरज उगा हुआ रहता था. तो आपको पता है धरती घूमती रहती है, तो धरती के किसी भाग में अंधेरा है, कहीं उजाला है. तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी या ब्रिटेन की जो सरकार थी, इसका कई देशों में शासन था. तो इन्होंने क्या करा, इन देशों को अपने कॉलोनीज के रूप में डेवलप किया. जैसे इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी है, तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से कच्चा माल लेके जा रहे हैं. ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण वो लोग वहां क्या करते थे, उस माल से, कच्चा माल से पक्का माल तैयार करते थे. जैसे सूती कपड़ा लेके, कॉटन यहाँ से लेके गए, वहां कपड़े तैयार करे और उसको दोबारा फिर इंडिया के मार्केट में बेच दिया, क्योंकि इंडिया में मार्केट है, ठीक है. तो क्या हो रहा है, इस देश का शोषण हो रहा है. तो कॉलोनियलिज्म यही है, ठीक है. द सेंस ऑफ बिगिनिंग ऑपरेस अंडर कॉलोनियलिज्म, ठीक है. अब लोगों के अंदर क्या आ रहा है कि ऑपरेस, इनको लग रहा है कि हम लोग ऑपरेस हो रहे हैं, हमारा दमन हो रहा है. प्रोवाइडेड अ शेयर बॉन्ड दैट tied many different groups together, but each class and group felt the effect of colonialism. ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रुप पे इसका प्रभाव पड़ा, सभी वर्गों ने इसका प्रभाव देखा, ठीक है, डिफरेंटली. देयर एक्सपीरियंसेस वर वेरिड एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम, ठीक है. हर किसी की जो है, हर किसी ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फील किया और उनकी भावना को व्यक्त करने का तरीका सेम नहीं था. द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी tried to force their groups together with one movement. कांग्रेस ने महात्मा गांधी के अंतर्गत इन ग्रुप्स को एक करने का प्रयास किया, ठीक है. लेकिन आपको पता है ये सब लोग कहा एक हो पाते हैं.
बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कंफ्लिक्ट। तो जो है यूनिटी जो है विदाउट कंफ्लिक्ट, बिना विवादों के लोग एक नहीं हो सकते। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के प्रथम दशक में, ठीक है, की बात चल रही है। और इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920, ठीक है। इस चैप्टर में हम कहां से स्टोरी पकड़ रहे हैं, 1920 से। एंड स्टडी द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम दो मूवमेंट की चर्चा कर रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, यानी असहयोग आंदोलन, एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सो वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस साउथ टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। सो हम चर्चा करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि कांग्रेस ने कैसे ये नेशनल मूवमेंट स्टार्ट की। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। इन द ईयर्स आफ्टर 1919 we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How do we understand these developments? What implication did they save? So in this year after 1919, 1919 में हम देखते हैं कि जो नेशनल मूवमेंट है वो फैल जाते हैं पूरे देश में, न्यू एरियाज में, ठीक है, इन कोऑपरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, नए सोशल ग्रुप्स में, एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, और एक नई डेवलप करते हैं एक नए मोड्स ऑफ स्ट्रगल को, ठीक है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, हम इन डेवलपमेंट्स को कैसे समझते हैं, व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सबसे पहले क्या हुआ, जो वॉर ने क्रिएट किया एक न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट की, ठीक है। इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब कहीं भी वॉर होगा तो सीधी सी बात है कि इंक्रीज होगा डिफेंस एक्सपेंडिचर में, यानी रक्षा खर्चों में जब वृद्धि होगी युद्ध होगा तो। विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, जिसे फाइनेंस किया जाएगा वॉर लोन्स के थ्रू, और इसके द्वारा क्या होगा कि टैक्स में वृद्धि होगी। तो गवर्नमेंट जो भी खर्चा करेगी वो कहां से करेगी, जनता से, और जनता से पैसा किसके माध्यम से आएगा, टैक्स के माध्यम से। सो इंक्रीजिंग टैक्स, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, ठीक है। सो टैक्स इंक्रीज हो गया, कस्टम ड्यूटीज लगाई गई नहीं, ठीक है, रेज किया गया उनको, और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, और इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। सो थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइजेस इंक्रीज्ड, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardship for the common people, ठीक है। अब युद्ध तो जो है ब्रिटेन सरकारें कर रही हैं, लेकिन कठिनाइयों का सामना किसे करना पड़ रहा है, आम लोगों को, ठीक है। और ये किस ईयर की बात हो रही है, 1913 से लेकर 1918 तक के बीच के सालों की बात हो रही है, 1913 से लेकर 18 तक के सालों की बीच हो रही है। प्राइस जो है डबल हो गए, ठीक है। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, और गांवों से कहा गया कि आप जो है सोल्जर्स को भेजिए, ठीक है। एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती भी लोगों को भर्ती किया गया इन रूरल एरियाज, जो गांव के एरिया थे, ग्रामीण इलाके थे, वहां से जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती किया गया, उनका फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया इन रूरल एरियाज, कॉज वाइड स्प्रेड एंगर, और जिसके कारण क्या हुआ, बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा फैला। देन इन 1918, 19 एंड 1920, 21 क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इसी दौरान क्या हुआ कि 1918 से 19 और 1920 से 21 के बीच में फसलें तबाह हुई भारत में, भारत के बहुत सारे भागों में, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, और इसके कारण भारत में क्या हुआ, भोजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई। दिस वॉर अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, ठीक है। इसी बीच में क्या हुआ कि एपिडेमिक भी आ गया, महामारी फैल जाती है, इन्फ्लुएंजा आ गया, तो ये भी एक परेशानी का कारण है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 1921 की जनगणना के अनुसार 20 to 30 मिलियन पीपल पेरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड द एपिडेमिक, ठीक है। सो 12 से 13 मिलियन लोग जब प्रभावित हो गए 1921 की जनगणना के अनुसार। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर, बट दैट डिड नॉट हैपन। लोगों को लगता था कि ये सब समस्याएं जो है वॉर के बाद जो समाप्त हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, ठीक है। और इस क्या हुआ, इस स्टेज में क्या हुआ कि नए लीडर उभर के आए, और जो है एक नए मोड की शुरुआत हुई स्ट्रगल की, ठीक है, संघर्ष के नए तरीके की शुरुआत हुई।
तो बात हमने करी, आप समझ भी गए होंगे कि जो इंडिया में स्ट्रगल चल रहा था, और आपने बात करी कि फोर्स रिक्रूटमेंट की बात करी आज हमने। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी returned to India in January 1915. As you know, he had come from South Africa, where he had successfully fought. ठीक है, महात्मा गांधी लौटे इंडिया में जनवरी 1915 में, और आप जानते हैं कि ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका से वो आए और ही हैड सक्सेसफुली फॉट, जहां उन्होंने सक्सेसफुली लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, द रेसिस्ट रेजीम विद अ नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। ठीक है, वहां पे भी नस्ल भेदी हरकतें होती थी, उसके खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन किया, विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, जिसे उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized the power of truth and the need to search for the truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. ठीक है, इसमें क्या इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि अगर हमारा कारण सही है, सत्य है, और स्ट्रगल जो है अन्याय के खिलाफ है, तो फिजिकल फोर्स जो है मायने नहीं रखता है। टू फाइट द ऑपरेसर, जो दमन करता है, उसके खिलाफ फिजिकल फोर्स के कोई मायने नहीं है। विदाउट सीकिंग वेनिजेंस और बीइंग एग्रेसिव। ठीक है, बिना किसी बिना किसी मारपीट के, बिना किसी प्रतिशोध की भावना के। ठीक है, बिना किसी प्रतिशोध की भावना के और बिना एग्रेसिव हुए अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल। एक सत्याग्रही युद्ध जीत सकता है थ्रू नॉन वायलेंस। किसके थ्रू? नॉन वायलेंस के थ्रू। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। तो दिस कुड बी डन बाय द अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। ये सब कुछ अनुशासन में रह के किया जा सकता है। इंक्लूडिंग द ऑपरेसर had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth. Thought the use of violence by the struggle, truth was bound to ultimately triumph. ठीक है, महात्मा गांधी believed that this dharma of non violence could unite all Indians. वो कहते थे कि इस सत्याग्रह के द्वारा समस्त भारतीयों को एकत्रित किया जाता है। जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था, वो किसको emphasize करता था? पावर ऑफ ट्रूथ को, एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। इट सजेस्टेड दैट इफ वी कॉज वाज ट्रूथ, अगर हमारा कारण सही है और हम स्ट्रगल के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो फिजिकल फोर्स कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, दमनकर्ता का जो फोर्स है वो कोई मायने नहीं रखता है। विदाउट सीकिंग वेनिजेंस और बीइंग अग्रेसिव। ठीक है, बिना किसी एग्रेशन के अनुशासन में रहकर एक सत्याग्रही बैटल को जीत सकता है थ्रू नॉन वायलेंस, अहिंसा के द्वारा। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। ठीक है, पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रुथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। बाय द स्ट्रगल ट्रुथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रुथ। तो स्ट्रगल के दौरान क्या होता है? सत्य जो है निश्चित तौर पे जीत चुका होता है। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस को, सबको एकत्रित कर सकता है। ये आपको मैंने बता दिया था। अब हम बात करेंगे आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। इन 1970 he traveled to चंपारण इन बिहार to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system. Then in 1970 he organized a सत्याग्रह to support the peasants of the खेड़ा district of गुजरात। यहाँ पे बात हो रही है आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, भारत पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह मूवमेंट भारत के बहुत सारे विभिन्न स्थानों में। 1917 में वो गए चंपारण बिहार में, उन्होंने किसानों को इंस्पायर किया टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो दमनकारी प्लांटेशन की नीति थी उसके खिलाफ चंपारण के किसानों को एकत्रित किया। देन इन 1970 ही ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। फिर चले गए 1917 में गुजरात। ठीक है, वहां भी उन्होंने किसानों को मोटिवेट किया। ठीक है, अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग एपिडेमिक, द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या प्लेग की महामारी फैल गई, तो इसके कारण जो है खेड़ा गुजरात के किसान जो है
टैक्स पे नहीं कर पाए एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स, और उन्होंने मांग की कि हमें इससे छूट दी जाए। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग कॉटन मिल वर्कर, ठीक है। और 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए और ऑर्गेनाइज किया एक सत्याग्रह मूवमेंट, किसके लिए? कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट की, ठीक है। रॉलेट एक्ट के बारे में है कि रॉलेट एक्ट important with the success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1990, ठीक है। अब ये रॉलेट एक्ट में भी महात्मा गांधी ने करा आंदोलन, एक नेशन वाइड सत्याग्रह, ठीक है। दिस एक्ट had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the unite opposition of the Indian members. भारतीयों के विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने, काउंसिल ने यह रॉलेट एक्ट जल्दी जल्दी में पास कर दिया। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इसने गवर्नमेंट को ऐसी बहुत ज्यादा शक्ति दे दी कि जिससे पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबाया जा सके, ठीक है। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, ठीक है। और बिना किसी कारण के पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉस व्हिच कुड स्टार्ट विद अ बैटल ऑन 6 अप्रैल, ठीक है। तो महात्मा गांधी इसके खिलाफ जो है अहिंसावादी सविनय अवज्ञा आंदोलन चाहते थे, सिविल डिसोबीडियंस चाहते थे अगेंस्ट इस जो अन्यायपूर्ण लॉ था, विच कुड जो स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल। Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in a railway workshop and shop closed down, alarmed by the popular upsurge and sacred that lines of communication such as the railway and telegraph would be disrupted. So rallies organized in various cities में workers went on strike, worker जो है strike पे गए, in railway workshop and shops closed down, railway workshop और दुकानों को बंद किया गया, alarmed by the popular upsurge and scared the lines of communication such as the railway and telegraph would be disrupted, ठीक है। टेलीग्राफ और रेलवे को भी जो है कहीं ना कहीं बाधित हुई है सेवाएं भी। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट, लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, ठीक है। लोकल लीडर्स को उठाया गया कहां से? अमृतसर से। महात्मा गांधी वॉज डेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली ऑन 10th अप्रैल। द पुलिस इन अमृतसर fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices, and railway stations. Martial law was imposed and General Dyer took command. यहाँ पे अब जलियांवाला बाग की बात होने लगी, ठीक है। तो पुलिस ने जो है अमृतसर में क्या करा कि शांतिपूर्ण जो है चल रहा था आंदोलन, ठीक है। सो वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन, मार्शल लॉ। इसमें क्या हुआ कि जब ये मूवमेंट चल रहा है तो इसके दौरान क्या हो रहा है कि यह पुलिस पे अटैक हो गया अमृतसर में। तो पुलिस ने अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। अच्छा, पुलिस ने अटैक कर दिया, ठीक है, अमृतसर में एक पीसफुल आंदोलन के दौरान, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स, ठीक है। वाइड स्प्रेड अटैक हुए बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे एंड रेलवे स्टेशन पे। और मार्शल लॉ वॉज इम्पोज एंड जनरल डायर टुक कमांड, ठीक है। अब इस पूरे शहर में क्या हो गया? मार्शल लॉ लागू हो गया और जनरल डायर ने कमांड ले ली। हम जलियांवाला बाग की बात कर रहे हैं तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। 13 अप्रैल को जो है जलियांवाला बाग ने के बारे में बात हो रही है। ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड, और इस दिन बहुत ज्यादा क्राउड इकट्ठा हुआ इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला। जो जलियांवाला बाग था, जलियांवाला ग्राउंड था, वहां पे इकट्ठा हुआ, उसमें ज्यादा दरवाजे नहीं थे, बंद ही था। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर, ठीक है। जो कुछ लोग थे वो आंदोलन करने आए थे गवर्नमेंट के खिलाफ। अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, और बाकी लोग जो एनुअल बैसाखी फेयर अटेंड करने आए हुए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मैनी विलेजेस were unaware of the martial law that had been imposed. Dyer entered the area, blocked the exit points, and opened fire on the crowd, killing hundreds. His object, as he declared later, was to produce a moral effect, to create in the minds of satyagrahi a feeling of terror and awe. ठीक है,
तो 13 अप्रैल को जो है जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हो रहे थे, तो क्राउड गैदर्ड हुआ था इन क्लोज ग्राउंड में। सम केम टू प्रोटेस्ट, कुछ लोग आंदोलन करने आए थे और कुछ लोग जब मेले में आए थे। अदर हैड टू कम अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, ठीक है। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर, और जो बाहर से लोग आए थे वो अनअवेयर थे कि क्या चल रहा है, ऑफ द मार्शल लॉ की क्या होता है उन्हें शायद ये भी ना बताओ। दैट हैड बीन इम्पोज, ठीक है, जो लागू किया गया था। डायर एंटर्ड द एरिया, डायर उस एरिया में आया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, सारे बाहर निकासी के दरवाजे बंद किए बाहर निकलने के, एंड ओपन द फायर ऑन द क्राउड, और क्राउड के ऊपर फायर कर दिया, किलिंग हंड्रेड्स। हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू, उसका जो ऑब्जेक्ट था वो था कि एक मॉरल इफेक्ट क्रिएट करना चाहता था और सत्याग्रह के अंदर एक आतंक की भावना, डर की भावना पैदा करना चाहता था। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्थ इंडिया इंडियन टाउन्स, देयर वर स्ट्राइक क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। अब जैसे ही जलियांवाला बाग की न्यूज फैली तो लोगों के बीच में क्या हुआ, इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स में क्या हुआ, देयर वर स्ट्राइक, हड़तालें हुई, क्लैशेस हुए विद द पुलिस, पुलिस के साथ, अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ठीक है, लोगों ने जो है सरकारी बिल्डिंग को भी अटैक किया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, और गवर्नमेंट का आपको पता है वही रवैया, ब्रूटल रिप्रेशन, दमनकारी रवैया, उन्हें दबा दिया उसे किसी तरीके से। सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल, ठीक है, लोगों को ह्यूमिलिएट किया गया और टेरराइज किया गया। सत्याग्रही वर फोर्स टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, और लोगों को, जो सत्याग्रहियों को जो है नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया गया जमीन पर। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स एंड डू सलाम टू ऑल साहिब्स, ठीक है, सभी सलामों को, साहिबों को सलाम करने को कहा गया। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस अराउंड गुजरावाला इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, वर बॉम्ब्ड। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, और गुजरावाला के पास में एक घटना हुई जिसके बाद महात्मा गांधी ने जो है मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, यानी बंद कर दिया। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities. ये बहुत फैला हुआ मूवमेंट था, बट ये जो है शहरों तक ही सीमित था और कस्बों में। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी को महसूस हुआ कि अभी जो है एक विस्तारवादी मूवमेंट को चालू करना होगा, बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर। बट वो मानते थे कि कोई भी मूवमेंट हिंदू और मुस्लिम की एकता के बिना संभव नहीं है। ऑन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप खिलाफत इशू, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड, अब यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट की बात चल रही है, ठीक है। खिलाफत इशू, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ जो है ऑटोमन साम्राज्य तुर्की की हार हो गई। एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू इम्पोज ऑन द ऑटोमन एम्पायर, और उनके ऊपर एक संधि को थोप दिया गया। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा, जो इस्लामिक वर्ल्ड के हेड होते हैं द खलीफा, टू डिफेंड द खलीफा टेम्परल पावर्स, अ खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. Gandhiji saw this as an opportunity to bring Muslim leaders under the umbrella of a unified national movement. At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. तो 1920 में उन्होंने कन्विंस कर लिया अदर लीडर्स को भी कि एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज के लिए भी, ठीक है। तो गांधी जी जो है खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में आ गए और उस मूवमेंट को इन्होंने सपोर्ट किया। वाई नॉन कोऑपरेशन, इन दिस फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। तो महात्मा गांधी ये मानते थे कि जो ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ है भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन, और जो सर्वाइव कर रहा है वो भी इंडियंस के कोऑपरेशन की वजह से ही कर रहा है। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल इंडिया वुड कोलैप्स विद अ ईयर, अगर भारतीय सपोर्ट करना बंद कर दे तो एक साल के अंदर ये साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा। एंड स्वराज वुड कम, और स्वराज आ जाएगा। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट? गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस,
It should begin with a surrender of titles that the government awarded and a boycott of the civil services, army, police, courts and legislative council, schools and foreign goods. ठीक है, वो चाहते थे कि इंडियन लोग बॉयकॉट करें किसका, सिविल सर्विसेज का, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल और फॉरेन गुड्स का, यानी बाहरी सामान का। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, और इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, दमन यूज करेगी। ठीक है, अब फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च, और एक जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट हो गया। थ्रू द समर ऑफ द 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली toured extensively, mobilizing popular support for the movement। एक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है जिसमें आज्ञा नहीं मानेंगे, और 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट, इनको सपोर्ट मिलना भी चालू हो गया उनको। ठीक है, many within the Congress were, however, concerned about the proposal. They were reluctant to boycott the council election scheduled for November 1920, and they feared that the movement might lead to popular violence. In the months between September and December, there was an intense tussle with the Congress। ठीक है, कांग्रेस के बीच में सितंबर के मंथ में एक इंटेंस टसल हुआ, कॉन्फ्लिक्ट उपजा। फॉर अ वाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, कोई मीटिंग नहीं हुई इन लोगों के बीच में। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट द नागपुर, फाइनली कांग्रेस का सेशन हुआ नागपुर में इन दिसंबर 1920 में। अ कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट, द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। ठीक है, इसको अडॉप्ट कर लिया गया, नॉन कोऑपरेशन। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, who participated in it, how did the different social groups conceive of idea of non cooperation। ठीक है, हम नॉन कोऑपरेशन की बात चल रही है यहाँ पर हमारी, कि कोऑपरेट नहीं करना हमने। डिफरेंट स्ट्रेंथ्स विद द मूवमेंट। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1921, खिलाफत आंदोलन के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत 1921 में। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, each with its own specific aspiration. All of them responded to the call of Swaraj, but the term mean different things to different people। ठीक है, हर किसी के लिए इसका अलग अलग मतलब। The movement in the towns, the movement started with the middle class participation in the cities, thousands of students left government control school। ठीक है, ये मिडिल क्लास के थ्रू स्टार्ट हुआ। ठीक है, सिटीज में थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट ने जो स्कूल छोड़ दिया एंड कॉलेजेस को छोड़ दिया। हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइन, हेडमास्टर और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया। लॉयर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी। द काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉट, काउंसिल इलेक्शन का बहिष्कार किया गया। इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सपेक्ट मद्रास, वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, फेल्ट द एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे of gaining some power, something that usually only Brahman had access to। The effect of non-cooperation on the economic front were more dramatic। ठीक है, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉट, फॉरेन जो बाहर का सामान था उसका बॉयकॉट किया गया। लिकर शॉप्स को, लिकर शॉप पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स। ठीक है, फॉरेन क्लोथ्स को जलाया गया, शराब का बहिष्कार किया गया, लोग धरने पर बैठे। ठीक है, द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ halved between 1921 and 1922, its value dropping from Rs 102 crore to Rs 57 crore। ठीक है, 102 करोड़ से 57 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू डाउन हो गई। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। अब बहुत सारे स्थानों पर जो है लोगों ने, व्यापारियों ने जो है फॉरेन गुड्स में ट्रेड करना बंद कर दिया और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड को बंद कर दिया। एज द बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड, और ये बाइकॉट मूवमेंट जो है फैल गया। बाइकॉट मूवमेंट फैला as this movement spread and people begin discarding imported clothes and wearing only Indian। तो लोगों ने जो है भारतीय कपड़ों को पहनना चालू कर दिया। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। ठीक है, इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा जब ये, तो बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। बट ये शहरों में मूवमेंट थोड़ा धीमा था। खादी क्लोथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव, जो खादी कपड़े थे वही बहुत महंगे थे। दैट मास प्रोड्यूस मिल्क क्लोथ्स एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट, जिसके कारण जो है गरीब जनता इसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। हाउ देन कुड दे बाइकॉट मिल्क क्लोथ फॉर टू लॉन्ग। ठीक है, बहुत लंबे समय तक इन्हें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया सामान था उसे बाइकॉट नहीं किया था। सिमिलरली द बाइकॉट और ब्रिटिश
इंस्टीट्यूशन पोस्ट अ प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे ही जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का बाइकआउट करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, फिर भी ये मूवमेंट जो है सफल था। अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन had to be set up so that they could be used in place of the British ones। तो अल्टरनेटिव जो है इंडियन इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए, तो जिससे थोड़ी बहुत सफलता मिली ब्रिटिश वंश की जगह। तो देयर वर स्लो टू कम अप, सो स्टूडेंट एंड टीचर बिगिन trickling back to the government school and lawyers joined back work in the government courts। तो बहुत लंबे समय तक ये नॉन कोऑपरेशन हो नहीं सकता था, तो लोग जो है लॉयर जो है कोर्ट में लौटने लगे। रिबिलियन इन द कंट्री साइड्स, for the cities the non-cooperation movement spread to the countryside। It drew in its fold the struggle of peasants and tribals which were developing in different parts of the India in the years after the war। In our peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer। The movement here was against